तो आज हमारे सामने पौड़ी गढ़वाल से जुड़े कुछ मजेदार स्रोत हैं। एक तो काफी तफसील से लिखा गया परिचय। देखते हैं कि ये स्रोत हमें उत्तराखंड के इस अहम जिले की कहानी कैसे सुनाते हैं। हमारा मकसद है कि इसके इतिहास, भूगोल और संस्कृति के बिखरे हुए धागों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाई जाए। बिल्कुल। और पौड़ी गढ़वाल की कहानी ना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये सिर्फ एक जिले की कहानी नहीं है, ये मतलब पहाड़ों और मैदानों के संगम की कहानी है। सही। ये सदियों पुराने राजवंशों से लेकर अंग्रेजों के राज और आज के दौर तक के सफर की कहानी है। और सबसे बड़ी बात ये कहानी है कि कैसे किसी जगह का भूगोल उसकी किस्मत तय करता है। अच्छा, तो फिर चलिए इतिहास के पन्नों से ही शुरू करते हैं। स्रोतों में सबसे पहले जिक्र आता है पंवार वंश का और राजा अजयपाल का। हाँ, अजयपाल। बताया गया है कि उन्होंने छोटे छोटे 52 गढ़ों या किलों को जीतकर एक मजबूत राज्य बनाया। और शायद इसी वजह से इस इलाके का नाम गढ़वाल पड़ा। हाँ, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। मतलब अजयपाल का ये एकीकरण यानी यूनिफिकेशन आज से लगभग 500 साल पहले हुआ था। 500 साल? जी। उन्होंने एक ऐसी नींव रखी जिस पर अगले 300 सालों तक एक मजबूत गढ़वाल राज्य खड़ा रहा। वाह। स्रोतों में ये बात साफ तौर पर लिखी है कि इस दौरान कुमाऊं से, मुगलों की तरफ से, सिखों की तरफ से कई हमले हुए, लेकिन ये राज्य डटा रहा। ये जुझारूपन या जिसे हम रेजिलियंस कहते हैं, वो इस इलाके की पहचान का एक अहम हिस्सा है। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा और दर्दनाक मोड़ आता है, गोरखाओं का हमला। हाँ, स्रोतों में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, गोरखायानी। बताया गया है कि ये शब्द लूटपाट और कत्लेआम का दूसरा नाम बन गया था। सुनकर ही अंदाजा होता है कि वो दौर कितना भयानक रहा होगा। बहुत ही भयानक। ये इस इलाके के इतिहास का टर्निंग पॉइंट था। 1803 में गोरखाओं ने गढ़वाल पर कब्जा कर लिया। अच्छा। राजा प्रद्युम्न शाह को अपनी राजधानी श्रीनगर छोड़कर देहरादून भागना पड़ा। अगले ही साल 1804 में देहरादून के पास खुड़बुड़ा की लड़ाई में वो लड़ते हुए मारे गए। इसके बाद जो 12 साल थे, 1803 से 1815 तक, वो गढ़वाल के इतिहास के सबसे काले साल माने जाते हैं। गोरखाओं का शासन बहुत क्रूर था। और इन्हीं 12 सालों के बाद एंट्री होती है अंग्रेजों की। उन्होंने 1815 में गोरखाओं को हराया। हाँ, लेकिन उन्होंने पूरा गढ़वाल राजा को वापस नहीं दिया है ना, उन्होंने एक बंटवारा कर दिया। बिल्कुल। और यहीं से आज के गढ़वाल की कहानी 2 हिस्सों में बट गई। अंग्रेजों ने अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के पूरब का हिस्सा अपने पास रख लिया। ओके। और इसे ब्रिटिश गढ़वाल नाम दिया। और इसी ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय 1840 में पौड़ी शहर में बनाया गया। अच्छा, तो पौड़ी का जन्म यहाँ से हुआ? हाँ। और नदी के पश्चिम का जो हिस्सा था वो प्रद्युम्न शाह के बेटे सुदर्शन शाह को दिया गया, जिन्होंने अपनी राजधानी टिहरी में बसाई। तो एक हो गया ब्रिटिश गढ़वाल और दूसरी हो गई टिहरी रियासत। एग्जैक्टली। और इसे समझे बिना आज का पॉलिटिकल मैप समझ नहीं आएगा। मतलब जिस पौड़ी जिले की हम आज बात कर रहे हैं, उसका ऑफिशियल जन्म 1840 में एक जिला मुख्यालय के तौर पर हुआ। सही कहा। और आजादी के बाद भी इसका स्वरूप बदलता रहा। जैसे स्रोत बताते हैं कि 1960 में इससे चमोली जिला अलग हुआ। हाँ। और 1998 में इसके कुछ हिस्से रुद्रप्रयाग जिले में चले गए। सही। ये हमेशा से एक बड़ी प्रशासनिक इकाई रहा है, जिसमें से समय समय पर नए जिले बनते रहे। तो इतिहास के इस बंटवारे ने ही आज के पौड़ी गढ़वाल का नक्शा तैयार किया। चलिए जरा इस नक्शे पर और करीब से नजर डालते हैं। जरूर। स्रोतों में इसका एरिया करीब 5329 वर्ग किलोमीटर बताया गया है। लेकिन जो बात मुझे सबसे हैरान कर रही है वो ये है कि इसकी सीमाएं उत्तराखंड के 7 दूसरे जिलों से लगती हैं। हाँ? ये तो राज्य में सबसे ज्यादा है। और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी भी है और चुनौती भी। सोचिए, एक तरफ ये हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे मैदानी जिलों को छूता है, तो दूसरी तरफ चमोली और रुद्रप्रयाग जैसे ऊंचे पहाड़ी जिलों से जुड़ा है। ये कुमाऊं और गढ़वाल के बीच एक पुल की तरह भी काम करता है, क्योंकि इसकी सीमा अल्मोड़ा और नैनीताल से भी लगती है। मतलब एक तरह से ये पूरे राज्य के केंद्र में है। बिल्कुल। इसी रणनीतिक लोकेशन की वजह से ही ये हमेशा से व्यापार और राजनीति का केंद्र रहा है। और शायद इसी फैलाव की वजह से यहाँ का प्रशासन भी इतना बड़ा है। स्रोत बताते हैं कि यहाँ 15 विकास खंड हैं, यानी डेवलपमेंट ब्लॉक्स। हाँ, ये भी पूरे राज्य में सबसे ज्यादा है। 15? बिल्कुल। सोचिए,
15 विकासखंड ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये दिखाता है कि जिला कितना फैला हुआ है और भौगोलिक रूप से जटिल है। सही बात है। मैदाने कोटद्वार से लेकर दूर दराज के पहाड़ी गांवों तक हर जगह प्रशासन और विकास पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसीलिए इतने सारे ब्लॉक्स बनाए गए हैं। और जब हम लोगों की बात करते हैं तो 2011 की जनगणना के आंकड़े एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से कहते हैं। क्या कहते हैं? साक्षरता दर तो काफी अच्छी है, 82% से ज्यादा, लेकिन जो आंकड़ा सच में ध्यान खींचता है वो है लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो। अच्छा। प्रति 1000 पुरुषों पर 1103 महिलाएं। ये तो कमाल है। ये कमाल है और ये इस क्षेत्र की पूरी सामाजिक सच्चाई बयान करता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि यहाँ के गांव से बड़ी संख्या में पुरुष काम करने के लिए शहरों या फौज में चले जाते हैं। ओह, अच्छा। तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो काफी हद तक बाहर से भेजे गए पैसे पर चलती है, जिसे मनी ऑर्डर इकोनॉमी कहते हैं। और इसका दूसरा पहलू ये है कि गांव चलाने की पूरी जिम्मेदारी खेती बाड़ी से लेकर परिवार और समाज तक सब महिलाओं के कंधों पर है। सही। जब हम आगे तीलू रौतेली जैसी वीरांगना की बात करेंगे तो याद रखिएगा कि उनकी विरासत यहाँ सिर्फ इतिहास की किताब में नहीं बल्कि आज की जीती जागती हकीकत में जिंदा है। वाह, ये तो एक बिल्कुल नया नजरिया है सांकड़े को देखने का। अच्छा, इस इतिहास और भूगोल ने मिलकर यकीनन कुछ बहुत ही खास जगहों को भी जन्म दिया होगा। बिल्कुल। चलिए अब उन जगहों की सैर करते हैं। शुरुआत कोटद्वार से करते हैं, जिसे गढ़वाल का दरवाजा भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि ये मैदानी इलाके से पहाड़ों में दाखिल होने का मुख्य रास्ता है। खो नदी के किनारे बसा ये शहर इसलिए भी खास है क्योंकि ये पूरे जिले का अकेला ऐसा कस्बा है जहां तक ट्रेन जाती है। सही। लेकिन ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं है, स्रोतों में एक बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी है। एक मिनट, मैं शायद समझ गई आप किसकी बात कर रही हैं। चंद्रशेखर आजाद और कोटद्वार। हाँ, ये कनेक्शन मेरे लिए बिल्कुल नया है। क्या स्रोतों में इस बारे में और जानकारी है कि उन्होंने यही जगह क्यों चुनी? स्रोत बताते हैं कि आजाद ने यहाँ दुगड्डा के पास के जंगलों में युवाओं को पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग दी थी। अच्छा। ये जगह शायद इसलिए चुनी गई क्योंकि ये अंग्रेजों की नजरों से दूर थी, जंगलों से घिरी थी और यहाँ से भाग निकलना भी आसान था। तो ये सिर्फ गढ़वाल का प्रवेश द्वार नहीं बल्कि क्रांतिकारियों के लिए एक सुरक्षित द्वार भी था। बिल्कुल। और देखिए वक्त कैसे बदला है। 2017 में इसे नगर निगम का दर्जा मिला, जो दिखाता है कि आज ये एक तेजी से बढ़ता हुआ शहरी केंद्र है। कमाल है। अब उस शहर की बात करते हैं जो कभी गढ़वाल का दिल हुआ करता था, श्रीनगर। अजय पाल ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। और सिर्फ अजय पाल ने ही नहीं, कुछ समय के लिए ये ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी भी रहा। हाँ, ये भी था। श्रीनगर का सफर बहुत दिलचस्प है। एक शाही राजधानी से एक ब्रिटिश प्रशासनिक केंद्र, और आज ये शिक्षा का एक बहुत बड़ा हब बन चुका है। बिल्कुल। स्रोतों में HNB ब्रॉयल विश्वविद्यालय का जिक्र है, जो 2009 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना। यहीं पर NIT भी है और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर एक बड़ा मेडिकल कॉलेज भी। और अब तो ये भी नगर निगम बन गया है ना? हाँ, दिसंबर 2021 में राज्य का 9वां नगर निगम, जो इसके बढ़ते महत्व को दिखाता है। श्रीनगर से ज्यादा दूर नहीं, स्रोतों में एक और पौराणिक जगह का जिक्र है, कण्वाश्रम। कण्वाश्रम, हाँ। दावा यह है कि यहीं पर कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। ये तो एक अविश्वसनीय दावा है। क्या स्रोत इसका कोई पुरातात्विक या ऐतिहासिक आधार बताते हैं? स्रोत इसे सीधे सीधे पौराणिक और साहित्यिक परंपरा से जोड़ते हैं। ये मान्यता है कि मालिनी नदी के तट पर स्थित यही वो जगह थी जहां विश्वामित्र और मेनका की बेटी शकुंतला का पालन पोषण हुआ था। यहीं उनकी मुलाकात राजा दुष्यंत से हुई और उनके बेटे भरत का जन्म हुआ, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। वाह। कालिदास ने इस जगह को किसलय प्रदेश कहा था, यानी नई कोपुलों का प्रदेश। आज इसका नाम चौका घाट है। तो हाँ, ये एक बहुत बड़ा दावा है जो इस जगह को भारतीय साहित्य और संस्कृति की जड़ों से जोड़ता है। और एक और मशहूर जगह है लैंसडाउन, जिसका पुराना नाम कालो डांडा था। ये तो गढ़वाल राइफल्स के लिए मशहूर है। बिल्कुल। 1887 में वाइसरॉय लैंसडाउन के नाम पर इसका नामकरण हुआ और तब से ये गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट का कमांड ऑफिस है। ये एक शांत और खूबसूरत हिल स्टेशन है जो अपनी फौजी विरासत के लिए जाना जाता है। तो एक तरफ क्रांति का इतिहास है, एक तरफ शिक्षा का केंद्र और एक तरफ पौराणिक कहानियां। ये जिला तो संस्कृति और आस्था से भी बहुत अमीर लगता है। बहुत ज्यादा। स्रोतों में कई मंदिरों का जिक्र है। हाँ, यहाँ आस्था के कई बड़े केंद्र हैं, जैसे कोटद्वार के पास सिद्ध बली मंदिर, जो हनुमान जी को समर्पित है।
की रक्षक देवी माना जाता है। ज्वालपा देवी का मंदिर भी है। लेकिन श्रीनगर में एक मंदिर है, कमलेश्वर मंदिर, जिसकी कहानी बहुत खास है। क्या कहानी है उसकी? स्रोत बताते हैं कि यहाँ एक खास परंपरा है जिसे खड़ा दिया कहते हैं। माना जाता है कि जिन दंपतियों को संतान नहीं होती वो बैकुंठ चतुर्दशी की रात को यहाँ आते हैं और पूरी रात हाथ में जलता हुआ दिया लेकर भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं। पूरी रात? पूरी रात। मान्यता है कि भगवान राम ने भी यहाँ 1000 कमल के फूलों से शिव की पूजा की थी। जब एक फूल कम पड़ गया तो वो अपनी एक आंख चढ़ाने को तैयार हो गए थे। अच्छा। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये आस्था, तपस्या और उम्मीद की एक जीती जागती कहानी है। और इन मंदिरों के साथ साथ मेले भी होते होंगे जो लोगों को जोड़ते हैं। यकीनन। श्रीनगर का बैकुंठ चतुर्दशी मेला तो बहुत प्रसिद्ध है ही। इसके अलावा मकर संक्रांति पर कई जगहों पर गिंदी मेला लगता है, जो एक तरह का पारंपरिक बॉल गेम होता है। दिलचस्प। ये मेले सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है, ये वो धागे हैं जो समुदाय के सामाजिक ताने बाने को मजबूती से बुनते हैं। और इस गहरी संस्कृति के साथ साथ यहाँ की कुदरत भी बेमिसाल है। जिम कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क दोनों के हिस्से इस जिले में आते हैं। हाँ, और सुना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहीं है। ये फिर से हमें उसी भूगोल पर ले आता है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। ये वो जगह है जहाँ कॉर्बेट और राजाजी के बाघ और हाथी पहाड़ों की तरफ चढ़ते हैं। सही। तो गहरी आस्था, समृद्ध संस्कृति और जंगली प्रकृति का ये जो संगम है, यही पौड़ी गढ़वाल की असली पहचान है। इस जमीन ने यकीनन कुछ असाधारण लोगों को भी जन्म दिया होगा। स्रोतों में कुछ बहुत बड़े नाम हैं। सबसे पहले वीरचंद्र सिंह गढ़वाली, पेशावर कांड के नायक। एक ऐसा नायक जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। बिल्कुल। साल था 1930। पेशावर में अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। चंद्र सिंह गढ़वाली और उनकी गढ़वाल राइफल्स की टुकड़ी को निहत्थे पठानों पर गोली चलाने का हुक्म मिला। उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा, हम निहत्तों पर गोली नहीं चलाएंगे। अवज्ञा के इस एक काम ने पूरे देश में आजादी की लड़ाई को एक नई चिंगारी दे दी। उसका असर कितना बड़ा हुआ होगा? बहुत बड़ा। मोतीलाल नेहरू ने इस घटना से प्रभावित होकर पूरे देश में गढ़वाल दिवस मनाने का आह्वान किया। सोचिए, एक पहाड़ी सैनिक के एक फैसले ने राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी। सही बात है। स्रोत बताते हैं कि बाद में भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया और उत्तराखंड सरकार ने उन्हीं के नाम पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी स्वरोजगार योजना शुरू की है। तो उनकी विरासत आज भी जिंदा है पूरी तरह से। एक और बड़ा राजनीतिक नाम है हेमवती नंदन बहुगुणा। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। इन्हीं दिलचस्प है कि इतने बड़े राष्ट्रीय नेता होने के बावजूद उनका मुख्य ध्यान गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना पर था। क्या स्रोत बताते हैं कि उनके लिए ये इतना व्यक्तिगत मिशन क्यों था? स्रोत इस पर सीधे तौर पर तो नहीं बताते, लेकिन इशारा करते हैं। बहुगुणा जी इसी मिट्टी से निकले थे और वो शिक्षा की ताकत को समझते थे। सही। उन्हें पता था कि अगर पहाड़ों से पलायन रोकना है और यहाँ के युवाओं को भविष्य देना है तो उन्हें उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने पर मजबूर नहीं होना चाहिए। उनके लिए ये विश्वविद्यालय सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि गढ़वाल के भविष्य में एक निवेश था। बाद में विश्वविद्यालय का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया, जो एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। और फिर एक नाम है जो किसी महागाथा जैसा लगता है, तीलू रौतेली। गढ़वाल की लक्ष्मीबाई। 15-20 साल की उम्र में सेना का नेतृत्व करना, ये तो अविश्वसनीय है। ये कहानी आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। 17वीं सदी में जब कत्यूरी राजाओं ने उनके पिता और भाइयों की हत्या कर दी तो तीलू ने हथियार उठा लिए। वाह। अपनी सहेलियों बेल्लू और पत्ती के साथ मिलकर उन्होंने एक छोटी सी सेना बनाई और 7 साल तक दुश्मनों से लड़ती रहीं। उनकी वीरता की कहानियां आज भी गढ़वाल के लोकगीतों में गाई जाती हैं। और उनकी विरासत आज कैसे जीवित है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी विरासत को सिर्फ याद नहीं किया जाता, बल्कि जिया जाता है। उत्तराखंड सरकार हर साल अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने वाली महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार देती है। अच्छा। एक विशेष पेंशन योजना भी उनके नाम पर है। ये उस बात को पुख्ता करता है जो हमने लिंगानुपात पर चर्चा करते हुए कही थी। इस समाज में महिलाओं की ताकत और नेतृत्व का एक लंबा और गौरवशाली इतिहास रहा है और तीलू रौतेली उसकी सबसे बड़ी प्रतीक है। तो इन सभी स्रोतों को खंगालने के बाद हमारे हाथ क्या लगता है?
हमने पौड़ी गढ़वाल को एक ऐसी जमीन के रूप में देखा है जहां राजवंशों का उदय और पतन हुआ, जहां औपनिवेशिक ताकतों ने लकीरें खींची, जहां प्रकृति और आस्था एक दूसरे में घुले मिले हैं और जहां से कुछ असाधारण लोग निकले। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे एक चौराहे पर बसे होने की वजह से इसका भूगोल ही इसकी तकदीर लिखता आया है। ये संघर्ष का मैदान भी रहा और संस्कृतियों के मिलन का केंद्र भी। सही। गोरखाओं के क्रूर शासन से लेकर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के विद्रोह तक यहाँ की मिट्टी में जुझारूपन और लचीलापन दोनों ही कूट-कूट के भरे हैं। जाते जाते एक सवाल मन में आता है। स्रोत हमें बताते हैं कि ये एक ऐसा जिला है जहां राज्य के सबसे ज्यादा विकासखंड हैं, जो इसकी जटिलता को दिखाता है। और यहाँ एक ऐसा लिंगानुपात है जो बताता है कि महिलाएं समाज की रीढ़ हैं, क्योंकि पुरुष अक्सर बाहर काम करते हैं। सही। तो ऐसी जमीन जिसकी विरासत में तीलू रौथेली जैसी वीरांगना और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जैसे नायक हों, और जिसकी आज की सच्चाई में महिलाएं केंद्रीय भूमिका में हों, उस जमीन का भविष्य कैसा हो सकता है, ये सोचने वाली बात है।